ओके स्टूडेंट्स, सो आज MD केमिस्ट्री 2025 में जो हम 1000 MCQs की सीरीज़ कर रहे हैं उसमें पार्ट 7 ये हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, या लेक्चर नंबर 7। तो कल हमने लेक्चर नंबर 6 इसका कवर अप किया था, इसमें कुछ MCQs किए थे। तो एंड में रिकॉर्डिंग में चंद MCQs रह गए थे तो वो रिपीट होंगे, देन उसके बाद न्यू MCQs आने स्टार्ट हो जाएंगे आपके पास। तो 966 तक तो रिकॉर्डिंग में कल हमारे पास आया है। 967 से जो है वो हम स्टार्ट करेंगे। ये तो बस आंसर्स देखेंगे, इसमें आपको आते हैं ऑलरेडी। क्या सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू विच आयन इज मोस्ट लाइकली प्रेजेंट। तो ये तो हमने किया था कल, हाइड्रोक्साइड एंड OH माइनस आइन, तभी रेड को ब्लू कर रहा है, ब्लू को रेड करता अगर H प्लस आइन होता। 968 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज लीनियर, ये कार्बन डाइऑक्साइड, सी ऑप्शन। 969 है इन द, अच्छा ये तो एक्सप्रेशन था, एक्सप्रेशन इसमें नहीं लिखा हुआ था, तो ये असल में हमारे पास ये एक एक्सप्रेशन था Kp इज इक्वल टू KC RT डेल्टा n। तो यहाँ डेल्टा n किसे कहते हैं, तो ये हमारे पास क्या था, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स, मतलब मोल्स ऑफ रिएक्टेंट माइनस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड डेल्टा n, चेंज इन मोल्स, बी ऑप्शन। 970 था ना, गैल्वानिक सेल इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम, इसका आंसर था सी, फ्रॉम एनोड टू कैथोड। तो एनोड से कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। 971 कैलकुलेट एंथैल्पी चेंज यूजिंग, तो ये इक्वेशंस इसमें नहीं थी तो ये हमने नहीं किया था। बफर को भी टॉपिक हमने इसमें भी ये कंप्लीट क्वेश्चन नहीं, उसको हमने लीव कर दिया था। 973 ये बना रिवर्सिबल रिएक्शन रीचेज इक्विलिब्रियम, तो उसका क्या था, तो यहाँ नो फर्दर चेंज इन कंसंट्रेशन, ये किया हुआ था ना हमने। तो ए ऑप्शन, चूँकि जब रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम रीच करता है तो कंसंट्रेशन पे कोई चेंज नहीं आता है। 974 है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस मैक्सिमम नंबर ऑफ आइंस इन एक्वा सॉल्यूशन। अच्छा यहाँ से हमने नहीं किया था ना, ये न्यू क्वेश्चन आ गए। इनमें से कौन जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ आइंस को एक्वा सॉल्यूशन में प्रोड्यूस करेंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ आइंस मीन्स कैटाइंस एंड आइंस दोनों। क्या लगता है आपको? बी ऑप्शन, बीटा। रीजन? नहीं, इसके पीछे लॉजिक ये है नहीं। इसके पीछे लॉजिक सिंपल यही है कि वीक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का इसके पीछे लॉजिक है। जो को स्ट्रॉन्ग बेसिस और स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं ना, या वो ज़्यादा वाटर में आइंस को लिबरेट करते हैं, वीक वाले नहीं करते हैं। अच्छा ग्लूकोज का मामला, तो ये तो आइंस में डिसोसिएट होगा ही नहीं, ये कोवलेंट कंपाउंड है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, तो ये तो आइंस में टूटेगा ही नहीं ग्लूकोज, इसकी बात तो छोड़ दो, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। बाकी जब हम C और D इसलिए नहीं होंगे कि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे पास है, क्योंकि NH4OH हमारे पास एक वीक बेस है और एसिटिक एसिड हमारे पास वीक एसिड है। तो ये पानी में ज़्यादा वैसे भी आइंस लिबरेट नहीं करेंगे, क्योंकि ये वीक एसिड्स वीक बेसिस हैं। तो बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, सोडियम सल्फेट, क्योंकि ये एक सॉल्ट है, सॉल्ट है, वो भी 1A ग्रुप का सॉल्ट है, तो हाईली सॉल्युबल होगा। दैट्स वाई ये ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ आइंस को एक्वा सॉल्यूशन के अंदर प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसमें हम नंबर ऑफ आइंस नहीं गिनेंगे कितना आइन आ रहा है, ठीक है, बल्कि हम जस्ट इसमें यही देखेंगे कि कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है, दैट्स इट। सही है, तो ये इसका लॉजिक है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है 975 विच पैरामीटर अफेक्ट्स वेपर प्रेशर द मोस्ट। कौन सा पैरामीटर वेपर प्रेशर को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है। ये लिक्विड स्टेट से MCQs आया आपके पास है। टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। सरफेस एरिया, वॉल्यूम, प्रेशर, ये सही है, टेम्परेचर का ही सबसे बड़ा इम्पैक्ट होता है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है 976 विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम बस रिप्रेजेंट्स द करेक्ट ऑर्बिटल ओवरलैपिंग इन सिग्मा बॉन्ड। मतलब एक डायग्राम इसमें बनाया गया, कह रहे हैं कि भाई कौन सा करेक्ट ऑर्बिटल ओवरलैप एक सिग्मा बॉन्ड में बताता है। मतलब डायग्राम है नहीं बनी हुई इसके अंदर, लेकिन
चलिए मैं इस तरह से अगर बना देता हूँ लाइक दैट, तो ये तो चले, ये तो नहीं, इस तरह से तो नहीं। अगर इस तरह की डायग्राम इस क्वेश्चन में बनी हो तो इसका आंसर क्या हो सकता है, बताएं। बी और सी दोनों हो सकता है। सी कहाँ से हो गया अल्लाह के बंदे, पीपी ओवरलैपिंग कहाँ से हो रहा है इसमें, एसपी हो रहा है ना, ये एस है और ये पी है, तो बी होगा ना, सी थोड़ी ना होगा। हेड ऑन एसपी ओवरलैपिंग हो रही है, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, ऐसे ही ना। पीपी ओवरलैपिंग तो उस वक्त होता है जब एक पी ऑर्बिटल दूसरे पी ऑर्बिटल से ऐसे मिलता है, ये पीपी और साइड ऑन पीपी ओवरलैपिंग इस तरह से होता है, लाइक दैट, समझ गए। तो ये तो उसमें वो था नहीं हमारे पास ऑप्शन, तो हमने इस तरह से खुद ही बना लिया, तो क्या डायग्राम बनी हुई नहीं थी। ठीक है, उसके बाद 977 है, इन ली चार्टलेट्स प्रिंसिपल विच चेंज डज नॉट अफेक्ट इक्विलिब्रियम पोजीशन। ली चार्टलेट्स प्रिंसिपल में सी ऑप्शन एडिशन ऑफ कैटलिस्ट अफेक्ट नहीं करता बिल्कुल। 978 फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। सेकंड इनवर्स होगा, निकाल कर दिखाओ, या आता है, आता है, तो सेकंड इनवर्स आ जाएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो मसला। इसके बाद 979 है, विच इक्वेशन डिपेंड्स द डिसोसिएशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। ऑप्शंस तो नहीं है, विच इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द डिसोसिएशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो वैसे बना लेता हूँ इस तरह से, H2CO3 ये बन गया 2H प्लस CO3 -2, ये बन गया CH3COOH, ये बन गया CH3COO माइनस प्लस H प्लस, ये आ गया HCOOH, ये बन गया HCOO माइनस प्लस H प्लस, ये बन गया HCl H प्लस और Cl माइनस। तो ये इसमें से जिस तरह इक्वेशन हम डाल लेते हैं, तो कौन सी इक्वेशन इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड की डिसोसिएशन को रिप्रेजेंट कर रही है, विच वन, डी ऑप्शन। तो HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसकी डिसोसिएशन ऑप्शन नहीं था तो अपने मर्जी से डाल दिया मैंने। 980 है, द आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस अक्रॉस अ पीरियड बिकॉज ऑफ डैश। यस, सी ऑप्शन, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है अक्रॉस अ पीरियड, इसलिए इंक्रीज होगा क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, बिल्कुल सही, सी ऑप्शन। 981 है, रिएक्शन विच नेगेटिव डेल्टा एच एंड पॉजिटिव डेल्टा एस, तो पीछे चला गया ना, नेगेटिव डेल्टा एच और पॉजिटिव डेल्टा एस। नेगेटिव डेल्टा एच से मुराद तो ये हो गया बेटा कि ये हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और एक्सोथर्मिक हमेशा स्पॉन्टेनियस होता है, तो इस वजह से हमारे ये ऑप्शन होंगे ऑलवेज स्पॉन्टेनियस। 982 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ बेंट मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। H2O वाटर बेंट मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री रखेगा, एंगुलर बेंट या वी शेप। 983 है, द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। यस, स्पेसिफिक हीट, बी ऑप्शन। 984 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज हैज डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स। बेंजीन में होगा, सी ऑप्शन। 985 द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज डैश। इस कंपाउंड का IUPAC नेम क्या है, दिस इज 1 ब्यूटाइन या ब्यूटवानाइन, ए ऑप्शन करेक्ट। 986 है ना, गैल्वेनिक सेल ऑक्सीडेशन ऑलवेज अकर्स एट द डैश। ऑक्सीडेशन रूट पे ही होगी, जाहिर सी बात है। 987 है, सैंपल ऑफ गैस ऑक्यूपाइज 2 लीटर एट 300 केल्विन। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ 600 केल्विन एट कांस्टेंट प्रेशर। ये टेम्परेचर को 300 से 600 करने, डबल कर रहे हैं तो वॉल्यूम भी डबल हो जाएगा, तो 2 से 4 लीटर हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन। चार्ल्स लॉ लग रहा है इसमें। 988 है, विच ऑर्बिटल हैज हाईएस्ट एनर्जी इन ग्राउंड स्टेट ऑफ पोटेशियम। पोटेशियम के ग्राउंड स्टेट में हाईएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल कौन सा होगा। इसके लिए पोटेशियम की आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करनी पड़ेगी। दिस इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। हाईएस्ट एनर्जी ग्राउंड स्टेट में किसकी है,
कौन सा ऑर्बिटल की है? हाँ 4s1 की होगी ना भाई, जो सबसे लास्ट में होता है वो सबसे ज़्यादा एनर्जी वाला होता है एज पर ऑफ वो प्रिंसिपल। तो ऑफ वो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग तो यही होता है ना, जो एंड में फिल होगा वो हाई एनर्जी वाला होगा। तो इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर के लास्ट से फिल हो रहा है, बी ऑप्शन। 989 विच एक्सप्रेशन करेक्टली गिव्स द डेंसिटी ऑफ गैस यूजिंग आइडियल गैस लॉ? कौन सी एक्सप्रेशन करेक्टली देती है डेंसिटी ऑफ गैस यूजिंग आइडियल गैस लॉ? तो मैं इसको बना देता हूँ, D इक्वल टू पी एम अपॉन टी, डी इक्वल टू पी एम अपॉन आर, डी इज इक्वल टू आर टी अपॉन पी एम, डी इज इक्वल टू पी एम अपॉन आर टी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? डी ऑप्शन करेक्ट है, डी इक्वल टू पी एम अपॉन आर टी। ये डेंसिटी ऑफ गैस को निकालने के लिए होता है ना, इसको ड्राइव करते हैं हम लोग जर्नल गैस इक्वेशन से, पता ही है, डेंसिटी निकालते हैं इससे पी एम अपॉन आर टी से। 990 है द एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट इज रिलेटेड टू पी के, ये तो छोड़ दें उसको। वैसे भी हमारे एसिड बेस एंड सॉल्ट का जो चैप्टर है वो PMDC सिलेबस में नहीं है, बट ये MCQs आ जा रहे हैं इसमें, बट ये आपके MD कैट में एसिड बेस सॉल्ट से MCQs नहीं आने वाले। मतलब हाँ डाओ वगैरह में आ जाएंगे, जो BS के टेस्ट देंगे डाओ में, JSMU में, KU में जो टेस्ट देंगे उन सबका आएगा, लेकिन MD कैट में नहीं आएगा। डाओ वगैरह में तो पूरा कोर्स से कहीं से भी आता है ना भाई, बुक में कुछ भी आ सकता है। तो लेकिन वो आसान पूछते हैं इसलिए वो, लेकिन पूछ कहीं से भी लेंगे, लेकिन पूछते हैं आसानी है, लेकिन कोई सिलेबस नहीं है। KU में भी यही हिसाब होता है, सिलेबस नहीं है, कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हैं। 991 है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट एरोमेटिक? इसमें से कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है? क्या दो में से कोई आंसर होगा? हाँ नहीं है ना, ये भी तो आंसर नहीं है। CD देखते हैं, CD में से एक होगा साइक्लोब्यूटीन, ये हमारा एरोमेटिक नहीं है चूँकि एक ही डबल बॉन्ड होगा इसमें। 992 है विच केमिकल रिएक्शन इलस्ट्रेट्स चार्ल्स लॉ? हाँ ए चार्ल्स लॉ बिल्कुल सही, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। 993 फॉर द रिएक्शन दिस, एक इक्वेशन मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये इक्वेशन जो है ना वो ये वाली है, N2 + 3H2 इट फॉर्म्स 2NH3। व्हाट चेंज विल फेवर फॉरवर्ड रिएक्शन? फॉरवर्ड रिएक्शन कैसे होगा इसमें? C इंक्रीज कर देंगे प्रेशर को, तो हेबर प्रोसेस है ये, चूँकि मोल्स रिएक्टेंट के ज़्यादा हैं इसकी वजह से। द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर राउल्ट्स लॉ इज डैश। ये सॉल्यूशन सस्पेंशन वाला टॉपिक है PMDC सिलेबस में, सॉल्यूशन एंड कोलॉइड। तो छोड़ो उसको, हटाओ, फिर क्या है क्वेश्चन डालो। राउल्ट्स लॉ आएगा नहीं, इसका मतलब है बिना वजह टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है इसमें। 995 है विच स्पीशीज हैज़ अ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम एंड ट्रायगोनल पिरामिडल शेप? NH3 अमोनिया, लोन पेयर है सेंट्रल एटम में, वो ट्रायगोनल पिरामिडल शेप है। सबसे ज़्यादा इसी तरह के ना बॉन्डिंग के सवाल तो बहुत पूछते हैं, इसी टाइप के घुमा घुमा के अलग तरह से पूछ सकते हैं। अब तो याद हो गया हमें अच्छे खासे इसमें। 996 है द इक्विवेलेंट मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन न्यूट्रलाइजेशन इज डैश। इक्विवेलेंट मास पता है कैसे निकालते हैं? प्रैक्टिकल में निकाला है ग्राम इक्विवेलेंट मास फर्स्ट ईयर में। एसिड का इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं? अगर मास को एसिड होता है उसका कैसे निकाला जाता है? एसिड के मॉलिक्यूलर फार्मूला मास को डिवाइड कर देते हैं उसकी बेसिसिटी से, तो मेरे निकल जाता है इसमें। तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला मास है 98 और बेसिसिटी कितनी हो गई उसकी? कितनी है बेसिसिटी? 2 हो गई ना यार, 2 हाइड्रोजन दे रहा है ये, तो ये उसका हाफ कर देंगे, कितना हो जाएगा ये हमारा? 49 हो जाएगा। तो 49 इसका ग्राम इक्विवेलेंट मास कहलाएगा। बेस का निकालने के लिए बेस के मॉलिक्यूलर मास को उसकी एसिडिटी से डिवाइड कर देता है। ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट का भी निकाला होगा आपने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करके। ये फर्स्ट टाइम में क्या होगा, सेकेंड डे में तो आपका सॉल्ट एनालिसिस था। इसके बाद 97 है विच इक्वेशन शोज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन? पता नहीं है, तो बी ही ऑप्शन है, बी में ही आंसर लगा हुआ है, क्योंकि डेल्टा एच की वैल्यू प्लस आएगी ना, तो जिसमें प्लस आती है वो एंडोथर्मिक होगा, ऑप्शंस नहीं है। 998 है द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन कार्बोनेट आयन इज डैश। कार्बोनेट आयन क्या होता है? CO3 - 2।
इसमें टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? लास्ट शेल में के इलेक्ट्रॉन्स टोटल इसके अंदर कितने होंगे, वो बता सकता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल और लास्ट शेल. Who will tell? CO3 माइनस, so this is कार्बन HI. बताएंगे आप? बताइए. 24. चेक करते हैं. तो कार्बन का हमारे पास हो गया, दिस इज 6 प्लस. ऑक्सीजन एक का हमारे पास होता है 8 होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सॉरी 6 होता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन. 6 इज 18 यहाँ हो गया. अच्छा, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है ना, 6 नहीं होता है ना. 4 प्लस 18, तो 6 सीरीज 18 और प्लस इसमें 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा और आ जाएंगे इसके नेगेटिव चार्ज की वजह से, तो 24 हो जाएगा हमारा. ये बी ऑप्शन सही कहा आपने. 999 है. विच डायग्राम बेस्ट रिप्रेजेंट्स एनर्जी चेंज इन कैटलाइज्ड वर्सेस अनकैटलाइज्ड रिएक्शन? पता नहीं, उसका डायग्राम तो है नहीं. बस कैटलाइज अनकैटलाइज का हमें पता है कि जैसे अगर तो दो तरह के रिएक्शन है. अभी अगर ये कैटलाइज्ड है, ये जो है वो हमारा अनकैटलाइज्ड रिएक्शन है. तो कैटलाइज्ड रिएक्शन में क्या होता है कि जैसे कि लाइक इस तरह से हम इस तरह से बनाते हैं ना कर्व, और सॉरी अनकैटलाइज्ड में क्या होता है, जैसे कर्व इस तरह से बनता है. कैटलाइज्ड में क्या होता है कि ये थोड़ा सा कर्व छोटा बन जाता है, जो एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो जाती है, उसकी एक्टिवेशन हाई रहती है, पीक जो है वो शॉर्ट हो जाता है इसका. ये तो पता ही है आपको, आसान सी बात है. तो MCQ नंबर 1000. विच स्पीशीज बिहेव्स बोथ एज एसिड एंड बेस? ठीक है, वाटर हो जाएगा, चूँकि एसिड बेस दोनों तौर पे बिहेव करते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं दिस इज कॉल्ड एम्फोटेरिक नेचर. ठीक है, तो ये हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो गया. वाटर चूँकि एम्फोटेरिक है, प्रोटॉन डोनर भी है, प्रोटॉन एक्सेप्टर भी है, प्रोटॉन डोनेट भी कर सकता है, प्रोटॉन एक्सेप्ट भी कर सकता है, तो दोनों के तौर पे बिहेव करता है एसिड बेस कॉन्सेप्ट के अंदर. तो ये हमारे पास 1000 MCQs यहाँ पर हो गए. तो शायद पहली बार आप देख रहे होंगे इतना बड़ा नंबर MCQs में आता हो, तो ज़िंदगी में पहली बार ही शायद आपने देखा होगा. इतना ये माइलस्टोन आपने अचीव किया कि 1000 MCQs तक गए आप किसी के. अदरवाइज़ जितने भी आप पढ़ने वाले इतने दूर तक बच्चे नहीं जाते. 1000 बहुत आगे, 300 400 500 तक चले जाते हैं मैक्सिमम. मतलब ओवरऑल एक ही सीरीज़ के अंदर, अलग अलग सीरीज़ में आपने मिला जुला कर 1000 से ऊपर किए होंगे, लेकिन ये एक ही सीरीज़ में हमने 1000 तक किए, 1000 तक किए. और 1000 का नंबर ही यहाँ पर बड़ा एक इंटरेस्टिंग नंबर लगता है. इससे पता लगता है कि आप कितने हार्ड वर्किंग कर रहे हैं और आपने कितने MCQs की प्रैक्टिस की है. और अक्सर बच्चे तो कहते हैं कि सर हमें हमने सिर्फ 54 MCQs सिर्फ याद करके चले जाते हैं. जो 54 MCQs आते हैं ना MD कैट में, बस वही 54 ही याद करके जाते हैं. बोलते सर ठीक है मैं 54 नहीं कर रहा, मैं 60 कर ले रहा हूँ, बस 6 ऊपर कर ले रहा हूँ, क्या इसमें से टकरा जाएगा. ऐसी बातें करते हैं बच्चे. कोई बच्चे कह सर वो 100 MCQs में करके जा रहा उसमें से आ जाएगा. अब 100 MCQs और 50 MCQs से थोड़ी ना आपका टकरा जाएगा. ये कॉमन सेंस वाली बात है, पॉसिबल ही नहीं है. अब ये 1000 MCQs हम कर रहे हैं तो उसमें से भी 30 में तो पूरा नहीं टकराया, लेकिन अगर इसमें से 50% भी आ जाता है तो बहुत बड़ी बात है, मतलब हमारा काम निकल जाएगा. बाकी 50% हम अपने कॉन्सेप्ट से कर लेंगे. तो सिंपल से 1000 से भी ये गारंटी नहीं है कि पूरा 54 आ जाएगा. इसमें भी जाहिर सी बात है कि आपका 50% से लेस ही आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा. मतलब 20-25 MCQs आ गए, उससे तो आ गए. सिंपल ये भी बहुत होते हैं, इतने टकरा जाते हैं, तो सिंपल सी बात है. तो इसमें कोई इंपॉर्टेंट का सिस्टम नहीं होता ना कि इंपॉर्टेंट MCQs है, कुछ भी नहीं, कुछ भी करें. तो इसलिए मैं बेसिक करा रहा हूँ. अभी भी बच्चे बहुत सारे व्हाट्सएप पे तो नहीं, लेकिन कमेंट्स में मैसेजेस करते हैं कि सर ये आसान MCQs हैं और ऐसे हैं, और मुश्किल MCQs कराएँ तो ये कराएँ. अब पता नहीं असल में वो जिस अकेडमी से ताल्लुक़ रखते हैं वहाँ मुश्किल MCQs कराए जा रहे हैं. अब मुझे पता है बहुत सारे कराची और सिंध के अकेडमीज़ जो हैं वह बहुत टिपिकल MCQs बिला वजह में कराते हैं. वो इसलिए है कि वो अपनी इंपॉर्टेंस को शो करने के लिए, देखो हमारे बिना आप कुछ नहीं है, उस चीज़ को दिखाने के लिए कि देखो मैं पढ़ाऊँगा तो तुम्हें आएगा, वरना तुम्हें कुछ नहीं आता और तुम ज़ीरो हो. तो यही चीज़ मैं बता रहा था कि अगर आप जो है वो, अगर आपको एक्स्ट्रा MCQs करने हैं या बहुत डिफ़िकल्ट MCQs करने हैं, तो फिर आप मेरे रेड स्पॉट की आप उस तरफ जाएँ, उस प्लेलिस्ट पे जाएँ. तो उसमें मैंने मुश्किल MCQs कराए, मैं रेड स्पॉट में कराए, मैं फेडरल बोर्ड के और पंजाब बोर्ड के मैंने जो कराए हैं वो टिपिकल है थोड़े से.
ठीक है, मैं यहीं हूँ। तो टिपिकल MCQs भी हुए हैं, बहुत कुछ हुए हैं, तो वो सब चीज़ें वहाँ से आप कर सकते हैं, लेकिन उसको मैं रिकमेंड नहीं कर रहा। मैं फिर बताता हूँ, मैं इसको रिकमेंड करता ही नहीं हूँ। अब आप ये क्यों समझ रहे हैं कि मैंने 2025 का लेक्चर सिर्फ मैं डाल रहा हूँ? आपको बच्चे जाके चैनल सर्च तो करें, मैंने कितने लेक्चर डाले हुए, आप देखें तो सही जाकर। अब वो बच्चे एक ही वीडियो में आ रहे हैं, यूट्यूब की ज़िंदगी में पहली बार खोला है, मैं केमिस्ट्री लिख दिया है, मेरा लेक्चर गलती से आ गया है, उनको लग रहा है मैंने एक ही लेक्चर डाला है, वो कमेंट कर दे रहे सर आप बड़े आसान करा रहे हैं। आप मुश्किल कर लें भाई जी, पीछे जाके आप प्ले लिस्ट में चले जाए, वहाँ देख लें कितने डिफ़िकल्ट MCQs मैंने कराए हैं, तो आप वहाँ से करें ना भाई। अब चूँकि नहीं दे रहा IBS अक्खर मुश्किल, तो फिर इसलिए मैं ईजी कर रहा हूँ। ये MDC लगातार 4 सालों से आसानी बना रहा है, तो मैं आसान MCQs करा रहा हूँ। हाँ, अगर वो 2015-16 NTS अगर लेती है, अगर NTS ले रही होती तो मैं मुश्किल कराता। मुझे पता है NTS कभी आसान लेती नहीं है, लेकिन 2015-16 के बाद से NTS ने लिया ही नहीं है कराची में, तो मैं क्यों उसको इतना परेशान हूँ उसके हवाले से। सिंपल सी बात है। वो भी जबकि पास पेपर मैंने कराया, आप MD-CAT के पास पेपर कर लें। बहुत सारे बच्चे कमेंट्स में ये कहते हैं कि सर पास पेपर करना, सॉल्व करना शुरू करवा दें। अरे अल्लाह के बंदे, मैंने 1999, 98 से 2024 तक सारे पास पेपर करा दिए प्ले लिस्ट में, तो बच्चा ही कुछ नहीं है। 99 से पहले वाला कराना बेवकूफ़ी है। बच्चे बोल सर क्या हो गया आपको, 95, 94 कम करेंगे क्या बैठ के? 98, 99 बहुत पीछे जा चुके हैं हम। जब आप पैदा होने से भी कितने साल पहले का आपका हो गया ये, सही बात है ना भाई। उस वक्त से 2024 तक सारे मैंने कराए, कंडक्ट वाला, रिकंडक्ट वाला, फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम वाला सारे कराए। IBS अक्खर के MCQs वगैरह सारे मैंने सॉल्व कराए हुए, और किसी किसी के 1-2 बार अलग अलग सॉल्व करके कराया हुआ है। तो वो सारी चीज़ें, पूरा ट्रेजर और पूरा ख़जाना जो है ना, वो चैनल पर मौजूद है। बच्चे पर ढूंढना चाहिए ना उनको, प्ले लिस्ट में ढूंढें, वीडियोज़ में नहीं जाएँ। वीडियोज़ में जाएंगे तो 1500-2000 लेक्चर है, वो तो गुम हो जाएंगे उसमें जाकर। प्ले लिस्ट में जाएँ, जो प्ले लिस्ट आपको पसंद आ रही है, जो आपको लग रहा है आपके मुताबिक है, उसमें 40-50 लेक्चर होंगे, वो देखें। एक ही प्ले लिस्ट जो आपको पसंद आ रहा है वो देखें ना। आपको कौन बोला सारी प्ले लिस्ट देखें? एक ज़िंदगी में तो इतना नहीं कर सकते आप बच्चे, मैंने बता दिया। अब इसके लिए 2 से 3 ज़िंदगियाँ रिक्वायर्ड हैं सारी प्ले लिस्ट देखने के लिए। इतने लेक्चर है, 2000 लेक्चर कम थोड़ी ना होते यार। 2000 लेक्चर और हर लेक्चर 1 घंटे का, 2000 घंटे एक ज़िंदगी में कैसे देखोगे आप? पॉसिबल ही नहीं है। अब वो तो मैं तो 6-6 घंटे रिकॉर्डिंग करके डेली मैंने 5 फिल्म इतने कवर कर लिया। अब आप 6-6 घंटा 5 साल तक पढ़ोगे कि आपका MD-CAT तो अभी आ जाएगा 5 अक्टूबर को। सिंपल सी बात है ना यार, तो कॉमन सेंस वाली बात है। तो स्टूडेंट्स को चाहिए कि भाई अभी मैं ये इसलिए करा रहा हूँ कि मोस्ट रिकमेंडेड है जो मैं करा रहा हूँ, ये जो सीरीज़ चला रहा हूँ मैं, ये मोस्ट रिकमेंडेड है, किसी को करना है, और इससे आपका फ़ायदा होगा, इससे आपको फ़ायदा पहुँचेगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि आसान पूछ रहे, समझ गए? तो ये 1000, अच्छा इसमें 1250 MCQs है इसके अंदर ना, इस PDF में 1200 तो नहीं है। तो चूँकि पीछे MCQs बहुत सारे ना वो मिसिंग हो गए थे, तो वो सब कवर करने के लिए MCQs आगे बढ़ रहे हैं। तो 1001 पे हमारे, ये तो हिंदुओं का जो शगुन होता है 1001 रुपया, वो ये होता है। हिंदू लोग होते हैं ना 101 रुपया, 1001 रुपया, वो हो गई। तो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज डज नॉट फॉलो द ऑक्टेट रूल? कौन सी स्पीशी ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करती? बोले ए ऑप्शन बिल्कुल सही, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशी होता है ना बेटा, तो नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड यहाँ एक तरफ से कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, और एक ऑड इलेक्ट्रॉन इसके पास रह जाता है। ऐसे बनता है ना इसका स्ट्रक्चर, ये ऑड इलेक्ट्रॉन हमारे पास कहलाता है। तो ये नाइट्रोजन यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा हमारा, ठीक है। 2, 2, 4, 5, 6 और एक 7 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। दैट्स वाई ये हाईली अनस्टेबल है, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशी होने की वजह से। पता नहीं आपको, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एक्सप्लोजिव गैस है ना, ये ज़्यादातर एक्सप्लोजिव गैसेस के अंदर या सब्सटेंसेस के अंदर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मौजूद होता है, जैसे पिक्रिक एसिड में, TNT में, नाइट्रोग्लिसरीन में, बहुत सारी चीज़ों में आपको मिलेगा, बट वो तो एक अलग बातें हैं। 1002, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कोलॉइड इज इनकरेक्ट? कोलॉइड के बारे में कौन सी बात इनकरेक्ट है? तो ये तो वैसे सिलेबस में नहीं है, बट बता दे तो अच्छी बात है। हाँ जी, कौन सी बात कोलॉइड्स के बारे में गलत है, इनकरेक्ट है? बी, डी, कोलॉइड्स आर ऑलवेज कलर्ड। अच्छा, पार्टिकल्स डू नॉट सेटल अंडर ग्रेविटी, ये तो हो सकता है। अच्छा इनकरेक्ट, सॉरी, करेक्ट पूछ रहे। कोलॉइड एग्जिबिट टिंडल इफेक्ट, पार्टिकल्स पास थ्रू ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर। ओके,
कोलाइड्स आर ऑलवेज कलर्ड, यस डी ऑप्शन। हमेशा कलर्ड होना ज़रूरी नहीं उनका, कलरलेस भी हो सकता, डी ऑप्शन। गुड। 1003 इन अ बफर सॉल्यूशन मेड ऑफ NH4OH and NH4Cl, द फंक्शन ऑफ NH4Cl इज व्हाट। मतलब ये एक हमारा बेसिक बफर सॉल्यूशन है ना, वीक बेस के साथ उसके एसिडिक सॉल्ट है। NH4Cl का फंक्शन क्या होता है? क्योंकि हमने NH4OH लगाया है ना ये, तो ये तो इस तरह से ब्रेक हो जाता है NH4 प्लस में और OH माइनस में, जबकि NH4Cl हमारा जो है वो कवर अप हो जाता है NH4 प्लस में और Cl माइनस में। तो NH4Cl का फंक्शन क्या है? इंक्रीज pH, एक्ट एज बेस, प्रोवाइड वीक एसिड, सरप्रेस आयनाइजेशन ऑफ बेस। देखो इंक्रीज pH, pH तो इंक्रीज, एक्ट एज बेस तो हो नहीं सकता ना, बी तो पहले एलिमिनेशन करते हैं, बी तो हो नहीं सकता। सी प्रोवाइड वीक एसिड, इंक्रीज pH, pH इंक्रीज नहीं करेगा जो कि एसिडिक सॉल्ट है, डिक्रीज कर सकता है, ये भी नहीं होगा। अब सी और डी प्रोवाइड वीक एसिड, वीक एसिड प्रोवाइड करता है ये, एसिडिक सॉल्ट तो होता है ये, सप्रेस आयनाइजेशन ऑफ बेस, बेस के आयनाइजेशन को सप्रेस करता है, क्योंकि NH4 प्लस हमारा आ रहा है कॉमन इन इफेक्ट की वजह से सप्रेस भी कर सकता है, देखा जाए तो सप्रेशन भी कर सकता है। तो क्या ऑप्शन है? सी के डी, डी कॉमन इन इफेक्ट के अकॉर्डिंग, यस डी ऑप्शन, ठीक है। वन 1004 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम आयनिक कैरेक्टर। ये तो बड़ा आसान है, सबसे ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर किसका है? AHF का है, बिकॉज डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पर जो है हमारे पास सबसे ज़्यादा है, इट हैज़ अ मैक्सिमम डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इट हैज़ मैक्सिमम आयनिक कैरेक्टर एज वी नो, ठीक है। सो द नेक्स्ट वन इज विच एक्सप्रेशन डिफाइंस द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन पता है किसे कहते हैं? इसको हम डेल्टा HN से शो करते हैं ना, जैसे मिसाल के तौर पे जब हम अगर हम HCl और NaOH का रिएक्शन करते हैं बच्चों, तो क्या होता है कि रिएक्शन बनता है NaCl प्लस H2O, और आपको पता है कि रिएक्शन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, ये रिएक्शन है न्यूट्रलाइजेशन, और आप सब जानते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन इज ऑलवेज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दैट्स वाई हीट इज लिबरेटेड एंड दैट्स वाई डेल्टा H इज ऑलवेज नेगेटिव। इसको डेल्टा HN कहता है, दिस इज कॉल्ड हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, जब 1 मोल सॉल्ट हमारा प्रोड्यूस होता है। और अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, ये बात भी आप जानते हैं, तो जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है वो फिक्स होती है, कांस्टेंट होती है, वैल्यू पता है कितनी होती है उसकी? वो होती है माइनस का 57.6 किलो जूल पर मोल। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस जब भी न्यूट्रलाइज करते हैं ना, तो वो हमेशा फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी को लिबरेट करता है, अब चाहे कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड और कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस आ जाए। लेकिन चूँकि एसिड बेस का टॉपिक हमारा है नहीं उसके अंदर, तो बट हाँ हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हमारा थर्मोकेमिस्ट्री में भी इस टॉपिक को पूछा जा सकता है, थर्मो के अंदर, क्योंकि हीट की बात हो रही है, तो ये वहाँ का भी टॉपिक है थर्मोकेमिस्ट्री का। तो क्या आंसर हो जाएगा बताइए? तो बता दिया, बताएं। ए ऑप्शन, हीट इवॉल्व व्हेन 1 मोल ऑफ सॉल्ट इज फॉर्म। बी क्यों लिखा हुआ है? अच्छा, 1 मोल ऑफ वाटर इज फॉर्म, ए बी। हाँ शायद ये सॉल्ट नहीं बल्कि वाटर के साथ, यहाँ तो दोनों सेम आ रहे हैं, लेकिन यहाँ 1 मोल वाटर जब बनता है ना, तो उसकी हीट एनर्जी हमारे पास होती है, तो 1 मोल ऑफ सॉल्ट से नहीं होता ये, तो ये आएगा नहीं, लेकिन ये न्यूट्रल, ये एसिड बेस है। 1006 है, द बॉन्ड एंगल इन मीथेन इज डैश, 109.5 डिग्री, टेट्राहेड्रल हो गया। विच फार्मूला एक्सप्रेसेस द रिलेशन बिटवीन डेंसिटी एंड मोलर मास यूजिंग, ये तो पीछे चला गया, PM/RT। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स कंटेन अ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, NH4 प्लस अमोनिया माइन, डी ऑप्शन। अ डायमैग्नेटिक स्पीशीज हैज डैश, एक डायमैग्नेटिक स्पीशीज जो होता है उनमें क्या होता है? ऑल इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड, बिल्कुल डायमैग्नेटिक है तो उसमें अनपेयर्ड नहीं होगा, ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे।
1010 विच फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन इथानोइक एसिड? डी ऑप्शन कार्बोक्सिलिक एसिड। 12011 द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन SO4-2। ये तो अभी कार्बोनेट का निकाला था, सल्फेट का बता दीजिए। तो ऐसे वर्बली बता दें कितना हो जाएगा। सल्फेट आइन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? कितने हो गए? बोल दें, जोर से बोले। 36 देख लेते हैं। सल्फर का हो गया 6, ऑक्सीजन 1 का 6 होता है, 4 का 24, 6 4 24 + 2, 24 और 6 हमारा 30 हो गया। 32 होगा ना? 36 बता रहे हैं आप लोग। सल्फर का 6 हो गया, एक ऑक्सीजन का 6 होता है, 6 होता है ना भी लास्ट सेल में। ऑक्सीजन 1 का होता है 6, 6 4 24 और +2, 24 और 6 30, 32 होना चाहिए ना। 36 कैसे हो रही है? आपने 36 कैसे बोला है? तो गलत। तो आपको तो यार करेक्ट सही आ रहा है सी। आप लोग तो सही आ रहे हैं यहाँ पर सी, मतलब ऑप्शन गलत है, आंसर की गलत है। तो आपने क्या सोच के 36 निकाला है? तो ये तो स्वार यही सही हो गया, ऐसा कैसे हो गया? घर से पढ़ के तो नहीं आ रहे, उसको याद करके आ रहे हो क्या ऑप्शन? अरे कैसे फिर यही एकदम एग्जैक्ट आ गया? चलो इत्तेफाक हो गया। वैसे इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, सी नहीं है। यही करेक्ट है ना भाई, लॉजिकली आपने कैलकुलेशन गलत कर दी है वो असल में। वैसे ये 1000 MCQs मिक्स हैं। लास्ट ईयर मैंने 1000 सिर्फ ऑर्गेनिक के MCQs डाले थे। इसमें ऑर्गेनिक इसलिए मैंने कम रखा हुआ है। अगर आपको ऑर्गेनिक के 1000 MCQs चाहिए तो वो पिछले 2024 के उसमें आपको 2025 में ही मिल जाएगा आपको ऑर्गेनिक के 1000 MCQs की प्लेलिस्ट। वो भी काफ़ी फेमस प्लेलिस्ट है 1000 MCQs की। वो सिर्फ ऑर्गेनिक ही उसमें 1000 MCQs में, उसमें इनऑर्गेनिक फिजिकल नहीं है। और ये तो सारा मिक्स हो जा रहा है इसमें। तो जिनको ऑर्गेनिक वीक है बहुत ज़्यादा, तो वो ऑर्गेनिक के अलग से MCQs देखें, ज़रूरत ही नहीं है कि ये सब देखें। अब इसकी फिजिकल केमिस्ट्री अच्छी है फर्स्ट ईयर की, तो उसको क्या ज़रूरत है? उसको तो ये सब ऑलरेडी आएगा। 1012 है, विच स्पीशीज विल शो द स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग? सी ऑप्शन HF, बाकी सब में तो है ही नहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। 1013 है, विच गैस डज नॉट ओबे आइडियल गैस बिहेवियर एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर? कौन सी गैस हाई प्रेशर लो टेम्परेचर पर आइडियल गैस बिहेवियर फॉलो नहीं करते? जोर से बोले आंसर क्या है? डी। आप क्या कह रहे हैं? डी। तो डी ही होगा ना, रियल गैसेस जनरली। 1014 है, द एम्पिरिकल फॉर्मूला फॉर कंपाउंड विद 75% कार्बन एंड 25% हाइड्रोजन बाय मास इज डैश। तो देखो परसेंटेज दिया हुआ है, इसका मोल्ड रेशियो पहले निकलेगा। मोल्ड रेशियो कैसे निकलेगा? कार्बन निकलेगा 75/12 और हाइड्रोजन निकलेगा 25/1। इसका तो 25 ही आ जाएगा। कार्बन हाइड्रोजन का, कार्बन का क्या आएगा? 12, 6 2 12, 6 1 6 7। तो कहने का मतलब 6 आ जाएगा, 6 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। 6 ही ले लेते हैं, 6 ही ले लेते हैं। वैसे 72 हो रहा है, बस चलेगा, पॉइंट का मसला नहीं। राउंड ऑफ करके वैसे भी 6 आ जाना है, उसको परेशानी की बात नहीं है। उसके बाद क्या 6 ही आएगा ना भाई? 6 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब राउंड ऑफ 6 होगा। फिर कार्बन और हाइड्रोजन ये हमारे पास हो गया, इसका आ गया 20, हाँ कार्बन, हाँ 6/6 और ये आ जाएगा 25/6। ये तो 1 आ गया और ये 6 1 6, ये 4 के लगभग आएगा। तो C1 हो जाएगा और H कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा।
तो CH4 इसका हो जाएगा एम्पिरिकल फार्मूला, AQL लगे बंदे 75/12 6.25 25/125 डिवाइड बाय 6.25, तो क्या मतलब, ये तो यही आ रहा है ना लगे बंदे, ये होगा भाई डी ऑप्शन करेक्ट। सही है, CH3 हो नहीं सकता, वो तो बहुत वैल्यू चेंज हो जा रही है। राउंड ऑफ अगर करेंगे 6.25 को तो 6 ही आएगा ना, तो ये 6 हो गया, ये 25 अगर डिवाइड किया तो ये 1 आ गया, ये 4 पॉइंट समथिंग आएगा। 3 तो आने का सवाल ही पैदा नहीं, 4 से बड़ा आएगा, 4 से छोटा तो आ ही नहीं सकता ये गलत है। ए ऑप्शन, सॉरी डी ऑप्शन सही है। सही है, तो आंसर कीज में भी मसला रहता है कभी कभार। पार्टिकल्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट अजम्पशन ऑफ काइनेटिक थ्योरी, पहला वाला सही है, सही है, बाकी मतलब बाकी 3 में से कोई गलत होगा। हाँ ये तो हुआ ना डी ऑप्शन ना, नहीं सॉरी सी ऑप्शन, पार्टिकल्स ऑक्यूपाई सिग्निफिकेंट वॉल्यूम, और जब वो उन्होंने वो चेंज कर दिया ना, क्या कह सकते हैं, क्या चेंज कर दिया, ऑप्शंस चेंज कर दिए। तो पार्टिकल्स ऑक्यूपाई सिग्निफिकेंट वॉल्यूम के एमटी कहता है कि गैस के मॉलिक्यूल्स का कोई वॉल्यूम नहीं होता, उसको नेग्लेक्ट करता है वो। विच एसिड इज मोनोपोरोटिक, सी ऑप्शन, जो एक H+ देगा, मतलब मोनोबेसिक कह सकते हैं, सी ऑप्शन हो गया। 1017 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, सबसे ज़्यादा पाई बॉन्ड किस में होंगे, सबसे ज़्यादा बेंजीन में होंगे, 3 होंगे, बाकी इसमें 2 होंगे, इसमें भी 2 होंगे, ये 3 में 1 होगा। 1018 है, विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन ओर, मोल्टेन ओर की इलेक्ट्रोलिसिस से कौन सा मेटल एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ये तो आप नहीं बता सकेंगे। अच्छा ये जो MCQs देखें काफ़ी आसान है, लेकिन देखो अब आप बच्चे जो बैठे हुए ना यहाँ, तो ये आप असल में काफ़ी ज़्यादा पढ़ने वाले हैं, इंटेलिजेंट है, तभी आप बता दे रहे हैं। सेम एक बार मैंने लेक्चर रिकॉर्ड किया नॉर्थ कराची कैंपस में, चौथा या तीसरा होगा कोई ऐसा, वहाँ पर तो 100 MCQs में 2 घंटे लग गए, वो सारा एक्सप्लेन करना पड़ रहा है, क्योंकि वो बच्चे इतने टैलेंटेड नहीं हैं नॉर्थ कैंपस के, तो वो समझ ही नहीं पा रहे MCQs को, तो हर MCQs को एक्सप्लेन करना पड़ रहा था। तो वो 50 MCQs भी समझ जाओ, उसमें शायद मैंने नहीं कराया उस वाले पार्ट में, तो वो समझ में आ रहे देख करके कैंपस ये वाला नहीं है, औरंगी कैंपस नहीं है। तो औरंगी के बच्चे जाहिर सी बातें शानदार होते हैं, उनकी बात ही अलग है। तो विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन ओर, अच्छा ये थोड़ा मुश्किल का सवाल है ये वाला, क्योंकि आउट ऑफ द बॉक्स एक सवाल पूछ लिया उन्होंने। ओर की इलेक्ट्रोलिसिस, देखो आयरन जो है ना, आयरन जो है उसका जो ओर होता है वो होता है Fe2O3, जिसको हेमेटाइट ओर हम लोग कहते हैं, दिस इज कॉल्ड हेमेटाइट्स। ये आप लोगों ने कभी पढ़ा ही नहीं होगा इसको। एक वक्त था कि 9th क्लास की पुरानी बुक में, मैट्रिक की पुरानी बुक में कभी ये हुआ करता था, लेकिन आप लोग, जाहिर सी बात है आपने 9, 10 दोनों में न्यू बुक्स पढ़ी है ना, सब ने, आपने पुरानी पढ़ी होंगी मैट्रिक में, पीछे नूर नाज आपने पुरानी पढ़ी है ना, याद है ब्लू वाली बुक आपकी थी ना मैट्रिक में, या 9 में ही थी, सॉरी मैट्रिक में केमिस्ट्री नहीं पढ़ा ना आपने, अरे आपसे पूछ रहा हूँ, मैट्रिक में केमिस्ट्री पढ़ा आपने, पढ़ा है, ओके, तो आखिरी चैप्टर 11 से आपने पढ़ा होगा, ब्लू वाली जो बुक थी ना, याद आ रहा है कुछ, पहला चैप्टर हाइड्रोजन एंड वाटर था, उसका चेंज हो गई थी मैट्रिक की बुक आपके ईयर में, चेंज हो गई थी, न्यू बुक आ गई थी जिसमें 8 चैप्टर थे, वो वाली आ गई थी। तो आप लोगों के ईयर में न्यू बुक आई है ना, तो आपने ओल्ड पढ़ी है, आपके दौर में कैसे चेंज? नहीं नहीं नहीं, आप लोगों के बैच में बुक चेंज हुई है, 9 में आपकी बुक चेंज हो ही नहीं सकती है, आपने 9 में पुरानी बुक पढ़ी है, जो आप लोग शुरू के 1 महीने जो आप लोगों ने पढ़ा था, वो बुक आपने पूरा साल पढ़ा है, आप 1 साल सीनियर हो ना इनसे, आप 1 साल आगे सीनियर हो ना भाई आप, तो फिर आप कैसे, फिर आपने तो पढ़ा हुआ है पुरानी वाली, आपको याद नहीं है ना, तो सब थोड़ा सा मसला होता है, याद रखें। तो Fe2O3 उसमें था, पुरानी बुक में था, हेमेटाइट ओर है, और इसमें हम लोग ब्लास्ट फर्नेस यूज़ करते थे, इसमें कोई इलेक्ट्रोलिसिस होता ही नहीं है, आयरन को रिफाइन करने में कोई इलेक्ट्रोलिसिस किया ही नहीं जाता है, ठीक है, तो ये तो है ही नहीं। कॉपर की बात जब हम कॉपर की बात करते हैं, तो कॉपर जो है ना, वो कॉपर का और हमने पढ़ा था सेकेंड ईयर में CuFeS2, दिस इज कॉल्ड चैल्कोपायराइट ना, दिस इज कॉल्ड चैल्कोपायराइट,
अब इसके साथ क्या है बेटा चैल्कोपायरेट के साथ कि ये इसमें इलेक्ट्रोलिसिस होता था, लेकिन मोल्टेन ओर की इलेक्ट्रोलिसिस हम नहीं करते थे उसमें जो ब्लिस्टर कॉपर आता था उसकी इलेक्ट्रोलिसिस की जाती थी, ओर की नहीं की जाती थी कभी भी। तो ये बी भी नहीं है इसका मतलब। अच्छा सी की जब बात करते हैं ना, सी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। एल्यूमिनियम का ओर हमारे पास होता था Al2O3, ये भी मैट्रिक की पुरानी बुक में था और ख़त्म हो गया बाद में। Al2O3 इसको हम लोग कहते थे, दिस इज कॉल्ड एज बॉक्साइट, इसको बॉक्साइट कहा जाता है। एल्यूमिनियम का ओर होता है। NED के टेस्ट में मैंने बताया था, NED की जब तैयारी करते हैं वो बॉक्साइट ओर के काफ़ी सवाल में आते थे। तो बॉक्साइट ओर होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। और बॉक्साइट ओर जो है ना, इसकी जो है ना, इसको पिघलाकर, इसको मोल्टन स्टेट में लाकर जब इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करते थे, एक किस्म का सॉल्ट सेल होता है, हॉल हेरोल्ड सेल उसको हम कहते हैं, इसकी इलेक्ट्रोलिसिस की जाती थी। तो क्या होता था कि उससे फिर एल्यूमिनियम अलग हो जाता था, ऑक्सीजन अलग हो जाता था। तो ये असल में एल्यूमिनियम है। ये आउट ऑफ द कोर्स आपके सवाल एक आ गया इसके अंदर है। तो ये लेकिन अच्छा ओल्ड बुक के जो है ना 9-10 की पुरानी बुक हो गई, इस तरह से इंटर की पुरानी बुक हो गई, उसके भी लेक्चर्स अपलोड हुए हैं मेरे। व्यूज़ वगैरह नहीं आती, कोई देखता कोई नहीं है उसको, क्योंकि वो बुक चेंज हो गई है। एक वक्त था कि लोग उसको देखते थे, लेकिन वो भी पढ़ा उसी तरह से। तो पुरानी बुक के लेक्चर जो थे ओल्ड बुक के सारे 9-10 के भी, अभी तो 3-4 साल हो गए बुक चेंज हुए हुए। तो वो पढ़ा मैट्रिक सेकेंडरी की न्यू बुक आ गई इंग्लिश की। अब पुराने लेक्चर जो है वैसे ही पढ़े हुए सारे, वो पढ़े रहेंगे, वो यादगार के तौर पे, मेमोरी के तौर पे, अदरवाइज़ डिलीट नहीं करता मैं, वो पढ़े रहेंगे ऐसे। क्योंकि अभी देखिए अब न्यू बुक जो आई उसके अंदर कुछ चैप्टर्स पुराने से भी डाल दिए, जैसे पोइट्री डाल दी पिछले वहाँ से 2 नज़्में डाल दी गई, वो एक आपको यूलिसिस डाल दिया उन्होंने, यूलिसिस के अलावा एक और हाँ 7 एजेस ऑफ मैन डाल दिया, चैप्टर भी 2 डाल दिए उठा के वहाँ से, डिवोटेड फ्रेंड डाल दिया और द डेट टाइम ब्रोक डाल दिया। तो वो डाला रहता। अब मैंने जब न्यू प्लेलिस्ट बनाई तो उसके अंदर मैंने पुराने वाले राइट कर दिए उठा के, अब नया लिख नॉकआउट करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये फाइल इसलिए मैं डिलीट नहीं करता पुराना, कि क्या पता अगली बार दोबारा कोई बुक चेंज हो ना, और एक बुक ऐसी जो न्यू बुक आ रही है उसका ताल्लुक पिछली बुक से है, तो वो उसको मैं ऐड कर दूँगा कभी। या कोई भी ऐसा PMD से सिलेबस चेंज करता है, पुरानी बुक से कुछ डाल देता तो वो लेक्चर ऐड कर दिया, इसलिए वो मैं सेव रखता हूँ, उसको मैं डिलीट नहीं करता, सारे यूट्यूब पे पढ़े। सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, सही है। इसके बाद 1019 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ रेजोनेंस। इसमें से रेजोनेंस किस में होता है? ये तो बड़ा आसान है, ये तो सी है ना, पॉलीएटॉमिक आइंस में होता है, ये तो रिपीट हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेट फंक्शन। क्या फर्क एक स्टेट फंक्शन है? पाथ फंक्शन है, ये पढ़ा ना थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। हीट एक वर्क स्टेट फंक्शन है, पाथ फंक्शन है। हीट भी हीट Q1 Q2 तो नहीं होता कभी भी, सिर्फ Q रहता है। एंथैल्पी एक स्टेट फंक्शन है, बताइए तो सही। एंथैल्पी है ना स्टेट फंक्शन, हालांकि बंदे डेल्टा H नहीं होता क्या, H2 - H1 तो होता है, और क्या होता है ये चेंज इन एंथैल्पी चेंज इसको हम कहते हैं। ये हो गया ना स्टेट फंक्शन एक हमारा। पाथ टेकन तो पाथ फंक्शन को बोला जाता है, तो सी ऑप्शन होगा। तो ये तो बहुत आसान है, इसको वर्क फंक्शन पाथ फंक्शन मैंने बताया है कि पाथ फंक्शन और ये स्टेट फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है। 1021 है, अ मिक्सचर कंटेन्स 1 मोल CO2, 2 मोल हाइड्रोजन, 3 मोल नाइट्रोजन, टोटल प्रेशर है 68 atm, व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन। पार्शियल डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर ये आ गया इसमें। अब ये पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस किसके बराबर होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर, यही होता है। हाइड्रोजन के मोल कितने हैं? 2 मोल्स हैं। NT कितना आ गया? 3 2 5 और एक 6 मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर कितना है? 6, तो 2 आ गया, 2 atm। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सही आता है निकालने, डाल्टन्स लॉ कहलाता है। 1022 है, विच गैस हैज़ द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट्स। किस गैस की बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगी? जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबसे वीक होगा। डी ऑप्शन हो जाएगा ना, हाइड्रोजन गैस H2, सही है। 1023 है, इन विच ऑर्बिटल विल द लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ फॉस्फोरस एंटर। फॉस्फोरस का आखिरी इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर करेगा?
तो वही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर लें इसकी। अभी कहाँ इंटर कर रहा है? थ्री पी पे बी ऑप्शन। 1024 विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज एम्फोटेरिक? CH2O एम्फोटेरिक होता है, सही है, तो अभी बताया थोड़ी देर पहले। 102 विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन? तो ऑप्शन में बना देता हूँ उसके अंदर वो ग्राम्स लॉ के लिए। R is directly proportional to R is directly proportional to 1 upon R is inversely proportional to 1 upon under root m क्या आंसर होगा बताइए? बोथ बी एंड सी होगा, चूँकि ये दोनों हमारे जो है वो ग्राम्स लॉ के ही जो है वो एक्सप्रेशंस हैं कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास एज वेल एज डेंसिटी। ठीक है, तो यह मैंने अपनी मर्जी से बनाया ऑप्शन, तो कुछ भी हो क्या फ़र्क पड़ता है, जिसमें लकीली डी ही आ रहा है इत्तेफाक से। 1026 है विच प्रॉपर्टी ऑफ वाटर इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग? बताइए। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, सही बता रहे हैं, बताइए तो सही है। हाई वेपर प्रेशर, लो स्पेसिफिक हीट तो होते नहीं है पानी की, लो बॉइलिंग पॉइंट में नहीं होती, हाई सरफेस टेंशन तो होता है, हाई वेपर प्रेशर भी होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से दोनों ही होते हैं, सी भी होता है डी भी होता है। तो ये तो मसले वाली बात हो गई ना, क्या ऑप्शन दे रहे हैं? सी दे रहे हैं। वेपर प्रेशर भी हाई होता है वाटर कैसी वजह से? गलत आंसर है इसमें, तो बोथ करेक्ट है, बोथ सी एंड डी दोनों करेक्ट है। अच्छा, ये जो MCQs है ना, जो यहाँ पर जो मैंने उसमें बनाए हुए जो 1000 MCQs वगैरह ये सारे चल रहे हैं, ये असल में एक जिस तरह से हमारे पास AI एक तरह से बॉट्स हमारे पास होता है ना, तो सब अलग अलग काम के लिए होता है। एक हमारे पास एक बॉट होता है, जैसे सबसे ज़्यादा जो चलता है वो हमारे पास चलता है जैसे कि ChatGPT, ये सबसे ज़्यादा चलता है ChatGPT, तो ज़्यादातर बच्चे यूज़ करते हैं। इसके अलावा और भी इसके अलावा भी होता है, जैसे हमारे पास एक जेमिनाई होता है, जेमिनाई ये उसका है गूगल वालों का है, पहले बार्ड था अब जेमिनाई हो गया। इसी तरह से एक हमारे पास गॉर्क होता है, ये ग्रॉक जो है वो एलोन मस्क का बनाया हुआ है, जो एलोन मस्क है उनका बनाया हुआ AI है ग्रॉक के नाम से, ये भी बड़ा फेमस है। इसी तरह से एक हमारे पास मेटा होता है, मेटा जो है वो उसका है व्हाट्सएप वालों का है, व्हाट्सएप मेटा, तो वो जो गोल सा रिंग बना होता है वो भी AI एक टूल है। इसी तरह से एक हमारे पास जो है वो ये होता है लाइक जिसको डीप सीक कहते हैं, ये चाइना का बनाया हुआ है, ये भी सुना होगा आपने। तो ये सारे टॉप 5 मतलब हमारे जो है ना वो AI असिस्टेंट्स हैं। इसमें जो सबसे ज़्यादा जो रिसर्च, जो सबसे ज़्यादा जो डीप रिसर्च होती है ना, वो डीप सीक की होती है, रिसर्च बेसिस पर काम होता है। ChatGPT का रिसर्च, ChatGPT बेसिक चीज़ों में तो सही है, लेकिन रिसर्च बेसिस पर डीप सीक सही है। तो ये जो सारे MCQs मैंने बनाए ना, ये मैंने डीप सीक से ही बनाए, अगर मैं आपको बताऊँ तो दिस इज़ फ्रॉम डीप सीक। तो और ये आपको मैं बताऊँ, ये जस्ट मैंने 1 नाइट में ये 1250 MCQs एक रात में सारे मैंने उसको बनाए। ठीक है, टाइप किया ही नहीं जा सकता इतना एक रात में, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, मतलब कम से कम 2-3 महीने लगेंगे इसके काम के लिए। तो ये डीप सीक से बनाए गए हैं। तो इसमें क्या है कि लाइक उसको मैंने सारा वो दिया, उसको कमांड देते हैं हम ना, अभी कमांड दिया कि हार्ड MCQs होने चाहिए, एडवांस होने चाहिए, ब्रेन पिकिंग होने चाहिए, नॉन रिपीटेटिव होने चाहिए, तो उसी तरह के MCQs शॉर्ट फॉर्म में करके दे देता है। कभी और गलतियाँ भी कर जाता है, जैसे कि हम देख रहे हैं। तो ये AI का फ़ायदा है, वो मैंने 1000 MCQs के बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि देखो ऐसा है। ओके, ये बहुत बेहतर है MCQs, इतने MCQs तो बुक में भी किसी आपको नहीं मिलते जो MCQs उसने बना कर दिए हैं, और सिर्फ मतलब घंटों के अंदर जो उसने बना कर दे दिए। तो ये बेनिफिट इसका है, या वरना कोई भी बुक आपको नहीं मिलेगी जिसमें आपको MCQs MD CAT के स्पेसिफिक लेवल के सेम टॉपिक के अकॉर्डिंग आपको मिल जाए, तो वो मुश्किल हो जाता है।
तो वो ये चीज़ है। तो ऐसे ही मैं बता रहा हूँ आपको कि ये पूरा उसी तरह से बनाया हुआ इतना बड़ा PDF उसने मुझे बना कर दे दिया। मैंने खुद से इसको टाइप नहीं किया है, आसान सी बात। ये जदीद दौर है भाई, फ़ायदा उठाना चाहिए इंसान को AI का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जितना ज़्यादा हो सके। तो हाँ, दुनिया उठा रही है तो हम क्यों ना उठाएं भाई, सिंपल सी बात। एज अ टीचर भी हमें, हमारा फ़र्ज़ है कि हम इसको यूज़ करें। टीचर के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है AI, स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है AI। हमारी मुश्किलात को आसान करती है, ज़िंदगी में आसानियाँ लाती है। अच्छा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है तो नहीं हमारे कोर्स में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पता है किसे कहते हैं? पढ़ा होगा। कौन सी प्रॉपर्टी? ऐसे पहले आप ये बताएं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है, बताए किसी को नहीं पता? द प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन विच डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, है ना भाई। सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी जो सॉल्यूट के अमाउंट पे डिपेंड करती हैं, उसको कहा जाता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। सुना है आपने कभी इस बारे में? अब इसके 4 होते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। देयर आर 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। नंबर 1 इज़ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, नंबर 2 इज़ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, नंबर 3 इज़ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, नंबर 4 इज़ ऑस्मोटिक प्रेशर। ये 4 चीज़ें हैं जो सॉल्यूट की वजह से उसका अमल दखल होता है सॉल्यूशन में। अब बता दें, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो गया, ये डी ऑप्शन कोर्स से आउट है। लेकिन जो बच्चे डाओ या JSMU का BS का टेस्ट दे रहे हैं, KU का टेस्ट दे रहे हैं, उन सबके लिए बहुत फ़ायदेमंद है MCQ। उनका तो कहीं से भी आएगा ना। सिर्फ MD कैट स्पेसिफिकली MBBS BDS वाले के लिए ये सवाल नहीं आएगा, जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारे PMD से सिलेबस में नहीं है। लेकिन मेरे लेक्चर वो बच्चे भी देख रहे हैं जो BS का टेस्ट देने वाले हैं, FARMD का, DPT का, बायोटेक्नोलॉजी का इसका टेस्ट देने वाले हैं। तो उनके लिए अलग से तो मैं बनाने से रहा कि उनके लिए अलग से एक वीडियो बनाओ, एक बायोटेक्नोलॉजी की अलग से। ऐसा तो पता नहीं 1 लाख प्लस लेक्चर बन जाएंगे मेरे। हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग बनाना शुरू करो और अलग अलग फील्ड का बनाना शुरू करो। तो इसके लिए बच्चे यही देखते हैं। जाहिर सी बात है कि टॉपिक तो सेम ही होता है, केमिस्ट्री चेंज थोड़ी ना हो जाती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इक्वेशन फॉर मोलैलिटी। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला पूछ रहे हैं, क्या बोले? B, मोल ऑफ सॉल्यूट पर kg ऑफ सॉल्वेंट। सही बात, बिल्कुल B। 1029 द शेप ऑफ PF5 मॉलिक्यूल इज डैश। ये तो आउट ऑफ द कोर्स है, लेकिन पता है आपको PCl5 का बताया था शेप क्या होता है? 5 बॉन्ड पेयर आ रहे हैं, नहीं पता? 5 बॉन्ड पेयर आ रहे हैं ना PF5 में। ये फॉस्फोरस के 5 तरफ लगा हुआ है F, तो इस सूरत में हमारा ट्राइगोनल बाय पिरामिडल शेप होता है। PCl5 का भी होता है इसी तरह से, मतलब इस तरह से शेप होता है ना, लाइक जैसे कि प्लेन आप ले लेते हैं, स्क्वायर प्लेनर टाइप का हो गया शेप। ये किसको सब कागज़ जैसे कह लो आप, इसमें एक रहेगी ये फॉस्फोरस एक रहा, बल्कि इसको डायग्राम बना एलिमिनेशन करके भी कर सकते हैं, जो कि ट्राइगोनल प्लेनर तो हो नहीं सकता, उसमें 3 बॉन्ड पेयर होता है। ऑक्टाहाइड्रल नहीं हो सकता। ऑक्टाहाइड्रल में क्या होता है? 6 पेयर, जैसे SF6 होता है ना, ये ऑक्टाहाइड्रल होता है, वो 6 पेयर आते हैं उसमें बॉन्ड पेयर। जब आप यूनिवर्सिटी में जाओगे ना तो तब पढ़ोगे आप ये सब, अभी तो नहीं पढ़ना ये। टेट्राहाइड्रल में तो 4 बॉन्ड पेयर होते हैं। तो एलिमिनेशन करके भी हम जो है वो B और C में फंस जाएंगे। तो कभी एलिमिनेशन भी काम नहीं करते, जैसे यहाँ एलिमिनेशन काम ही नहीं किया। अब B C में से 50-50 हो गया। अब जो तुक्का लग गया, किसी का लग गया सही वाला, तो हर बार ट्रिक काम नहीं करती, कभी कभार कर लेती। 1030 है द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स इन इथीन इज डैश। इथीन में कितने सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं? तो बड़ा आसान है, 5 सिग्मा बॉन्ड होते हैं। 6 कहाँ से होते हैं? 5 होते हैं ना, 5 होते हैं ना भाई। एक 2 3 4 5। इसका मतलब AI भी गलती करता है ना, कहने का मकसद ये। तो कितने सारे हमने गलती निकाली इसकी, ये गलत बता रहा है। तो इंसानी जहन फिर भी इंसानी जहन है, उसको तो AI नहीं पीछे कर सकता ना, कुछ भी हो। तो जब AI भी देखो गलती कर, बहुत सारे बच्चे ना AI का स्क्रीनशॉट भेज देते हैं के साथ, देखिए AI से मैंने पूछा है, AI तो ये बात बता रहा है और ऐसा वैसा। तो मैंने बोला AI गलती कर सकता है भाई, तो उन्होंने क्या हमेशा सही बता रहा हूँ, कभी कभी गलती वो भी करता है। 1031 इन विच रिएक्शन डेल्टा n इक्वल टू 2 चेंज इन मोल्स ऑफ गैस। ये 4 इक्वेशन चाहिए होगी इसके लिए। इसका हमारा डेल्टा n जो है वो क्या आएगा? -2। चलो मैं बना देता हूँ। A + B ये बन गया C, A + B ये बन गया C + D, A बन गया, ये बन गया B + C, ये बन गया A + B, ये बन गया C। तो मोल्स लगाते हैं, अपनी मर्ज़ी से लगा लेते हैं। 2 3 1
2 2 3 2 1। क्या कोई आ रहा है -2? चार में से 2 निकाले तो +2 आ गया। ये तो +2 आ गया, सी तो नहीं है। 1 - 3 1 - 3 आ गया ना, ये 1 - 3 -2 आ गया, जो हो गया। तो इसी तरह कुछ भी हो सकता है कि -2 किस में आ रहा है, बस ये बताना, चेंज कुछ भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। 1032 विच पेयर कंटेन्स ऑप्टिकल आइसोमर्स। और ये मुश्किल सवाल आ गया। पता है ऑप्टिकल आइसोमर कौन सा पेयर हो सकता है? अबे भाई आसान आ गया ये तो, उसमें तो मसला ही कुछ, मुझे तो लगता मुश्किल आएगा। बताइए, अरे अल्लाह के मतलब ज़ोर से बोलो। सी ऑप्शन है, लैक्टिक एसिड DNL फॉर्म, तो लिख ही दिया आगे। वैसे लैक्टिक एसिड में कायरल कार्बन होता है तो उसका DL पॉसिबल हो सकता है। सी ऑप्शन ना, DL बता के बेवकूफ़ी कर दी ना इसलिए, तो वो डेक्सोरोटरी लेवोरोटेटरी हो गया, तो ऐसे ऑप्टिकल आइसोमर हो गया, लिखना ही नहीं चाहिए था DNL फॉर्म्स। 1033 है, द आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव डैश। एक एलिमेंट के आइसोटोप्स में क्या होता है? ये तो पीछे कर चुके हैं हम। सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर, बिल्कुल सही, ए ऑप्शन। 103 फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन इज मोस्ट एसिडिक। अब देखो pH है 3 5, यहाँ से तो ए लग रहा है अभी, लेकिन अभी CD देखना पड़ेगा, ये तो यही हो गया। 1035 विच कंपाउंड इज एक्सपेक्टेड टू हैव मैक्सिमम लैटिस एनर्जी। सबसे ज़्यादा लैटिस एनर्जी किसकी है? सॉलिड स्टेट का सवाल है। लैटिस एनर्जी किस चीज़ पर डिपेंड करती है? 2 चीज़ पर करती है, डेल्टा H LE। आयनिक रेडियस की क्या होती है? इनवर्सली का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आयनिक रेडियस की छोटे आयंस की लैटिस एनर्जी ज़्यादा होती है, कम होती है? ज़्यादा होती है ना, तो मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया आयनिक रेडियस के। और यही लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है? चार्ज के। पता है ना, ये पढ़ा है ना, 2 फैक्टर्स होते हैं। लैटिस एनर्जी क्या है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ क्रिस्टल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम गैसियस आयंस, इसको लैटिस एनर्जी। तो आप बताइए इसमें से मैक्सिमम लैटिस एनर्जी किसकी होगी? तो +1 -1 देखो, +2 -2 +2 -1 +3 -1। AlCl3 चार्ज भी ज़्यादा है, साइज भी कम है। Cl देखते हैं, बी ऑप्शन आ रहा है। बी ऑप्शन क्यों आएगा? Mg +2 O -2। हाँ नहीं, अगर मैग्नीशियम के लिहाज से एल्यूमिनियम तो छोटा है, ये तो हमें पता है। चार्ज भी ज़्यादा है, तो एल्यूमिनियम Al+3 की तो लैटिस एनर्जी वैसे ही हमारे पास कम हुई, सॉरी ज़्यादा हुई, ज़्यादा हो गई। लेकिन O -2 और Cl -1 में ऑक्सीजन -2 है और Cl -1 है, तो ऑक्सीजन वैसे छोटा है Cl से, क्योंकि ऑक्सीजन के पास 2 शेल है, Cl के पास 3 शेल। तो एक जगह से ये जीत रहा है, तो जगह से ये जीत जा रहा है। ये तो बड़ा मसले वाली बात है ना, दोनों तरफ से कंपटीशन कर, एक तरफ से कंपटीशन में MgO ज़्यादा आ रहा है, मतलब कैटायन के लिहाज से देखा जाए तो AlCl3, एनायन के लिहाज से देखा जाए तो ऑक्सीजन -2। चलो एक लॉजिक लगा लेते हैं, फिलहाल तो यही करना पड़ेगा, क्योंकि बी और डी में कन्फ्यूजन है। AlCl3 जो है ना, वो कोवेलेंट मॉलिक्यूल हमारे पास है, कोवेलेंट मॉलिक्यूल है। MgO आयनिक है, और आयनिक कंपाउंड्स की लैटिस एनर्जी हमेशा ज़्यादा होती है कोवेलेंट के मुकाबले में। यही लॉजिक लग रहा है, इसके अलावा तो कोई नहीं लग रहा, तो बी ऑप्शन हो गया। तो यहाँ एक्सप्लेन क्या कर रहे हैं कि स्मॉल साइज हाई चार्ज, तो वो तो डी में भी आ रहा है ना, वो तो ये है कि सोल्यूशन सही तो नहीं है, तो डी में भी लग रहा है, तो डी कोवेलेंट है, दैट्स वाई उसकी लेटेस्ट एनर्जी हम नहीं काउंट करेंगे। 1036 द रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट कितना होगा बताइए? मोल पर लीटर पर सेकंड, मोल पर DM क्यूब पर सेकंड, मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट होगी वही हमारी रेट कांस्टेंट की होगी। सही है बिल्कुल, ए ऑप्शन। 1037 विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज फाउंड इन मेटालिक सॉलिड?
मेटालिक सॉलिड्स में कौन से बॉन्ड पाए जाते हैं? सी मेटालिक बॉन्ड पाए जाते हैं। 103 लिक्विड बॉइल्स व्हेन, लिक्विड बॉयल कब होता है? बी ऑप्शन, वेपर प्रेशर इक्वल्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 1039 द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन NaCl विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स एट कैथोड। अच्छा ऑप्शन शायद नहीं है इसमें, ऑप्शन में खुद ही बना देता हूँ। जब मोल्टेन NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो क्या होता है? Na is obtained at एनोड, बी हो गया Na is obtained at कैथोड, सी हो गया Cl is obtained at कैथोड, डी ऑप्शन हो गया बोथ A एंड C। सोडियम ऑप्टेन होगा कैथोड पर, कैटाइन कैथोड पर ऑप्टेन होता है, बी ऑप्शन करेक्ट। तो इसी तरह का ऑप्शन होना चाहिए था इसमें। तो इलेक्ट्रोलिसिस जब की जाती है तो क्या होता है, इस तरह के एमसीक्यूज पे आता है, देखा होगा आपने। तो बी ही आ गया लकीली इसमें। 1040 है विच हैज़ द हाईएस्ट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हाईएस्ट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की बात की जा रही है, मतलब ई नॉट रेड की बात की जा रही है ना। ई नॉट रेड सबसे ज़्यादा किसका होता है? बिल्कुल सही जवाब, फ्लोरीन। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है ना, लेके खाना मज़े से, आला मंजो करे फेंक दे कोई नहीं, का सुंदर प्यार भरी छापा एफ सबसे नीचे होता है, सबसे कम लिथियम का हो जाता है। तो वही निमोनिक याद करना है, लेके खाना मज़े से, आला मंजो करे फेंक दे कोई नहीं, का सुंदर प्यार भरी छापा एफ आखिरी में आ रहा था, उसकी सबसे हाईएस्ट हो गई। पूरा याद करने हो जैसे निमोनिक में याद कर लिया फट से लग जाएगा, ठीक है। अब ये एमसीक्यू आसान नहीं है, एमसीक्यू मुश्किल ही कहलाएंगे ना यार, चूँकि मुझे ऐसे इसलिए आसान लग रहा है कि जब मेरा एक्सपीरियंस है, और अदरवाइज कुछ बच्चों को मुश्किल भी लग सकते हैं, या कुछ बच्चे ऐसे कमेंट्स में उसको मुश्किल कह रहे हैं जिनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, तो वो कह रहे हैं सर तो बड़े आसान एमसीक्यूज हैं, वरना अदरवाइज कुछ बच्चों को यही मुश्किल लगेंगे कि सर ये क्या आ गया। वो डिपेंड करता है आपने केमिस्ट्री में कितना टाइम दिया, कितना वक्त दिया, कितना उसको पढ़ा है, आपने किस टीचर से पढ़ा, कैसा पढ़ा, ये बहुत सारी चीज़ों पर ये डिपेंड करता है। तो जैसे ब्लर हम लोग कर लेते हैं, आँखें ख़राब हो जाते हैं, ब्लर हुआ बस, अब सही है। 1041 विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस हैज मेटालिक बॉन्डिंग। बड़ा आसान है, किस सब्सटेंस में मेटालिक बॉन्डिंग है? बी ऑप्शन, आयरन में होगी, चूंकि मेटल में ही मेटालिक बॉन्डिंग होती है, नॉन मेटल में तो होने से नहीं। 104 टू द बॉन्ड ऑर्डर इन O2 मॉलिक्यूल इज, ये तो बहुत बार हो गया, 2 हो जाएगा ये ऑप्शन। 104 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोलाइट। कौन इलेक्ट्रोलाइट नहीं है? सी अभी बताया, ग्लूकोज नहीं है जो कि हमारा ऑर्गेनिक है, कोवेलेंस है। द मैग्नेटिक मोमेंट इज ड्यू टू डैश, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियर स्पिन, ये क्या चीज़ है भाई? अच्छा मैग्नेटिक मोमेंट मतलब है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक मोमेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को कहते हैं। तो मैग्नेटिज्म किस वजह से आती है मॉलिक्यूल के अंदर? सी ऑप्शन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आती है, बिल्कुल सही ऑप्शन का जवाब। नेक्स्ट है 1045 विच इज़ करेक्ट IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। ऑर्गेनिक का सवाल है, इसका करेक्ट IUPAC नेम क्या है इस कंपाउंड का? वन क्लोरो, चूँकि COOH यहाँ इस तरह से आ गया ये, उसके बाद कार्बन है Cl है, फिर CH3 है, ये है ना 2 क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड, सही है। 1046 a gas shows deviation from ideal behavior due to dash। एक गैस आइडियल बिहेवियर से डेविएट क्यों करती है? व्हाट्स द रीजन बिहाइंड द डेविएशन? हाँ, किस वजह से? कल ही तो बताया था, रियल गैस आइडियल बिहेवियर से डेविएट क्यों करती हैं? फाइनाइट वॉल्यूम एंड अट्रैक्शन, हाँ ना, सी होगा ना भाई। 1047 द मास ऑफ 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो बड़ो बच्चों वाला ही 100 हो जाएगा ये, ठीक है, सी ऑप्शन। 1048 विच रिएजेंट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश एल्डिहाइड फ्रॉम कीटोन।
फैलिंग सॉल्यूशन, ए ऑप्शन। 1049 विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेविस एसिड? ये लेविस एसिड है। लेविस एसिड कौन सा इसमें से? BF3 बलून पे एक्सेप्ट करेगा। गुड। 1050 विच फॉर्म ऑफ आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट इन 2-ब्यूटीन? 2-ब्यूटीन में कौन सा आइसोमेरिज्म पॉसिबल होंगे? ऑप्टिकल, फंक्शनल, ज्योमेट्रिकल, चेन? बिल्कुल सही, ज्योमेट्रिकल होगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के अलावा और कौन सा आइसोमेरिज्म हो सकता है इसमें? अगर मैं आपसे सवाल पूछूं ऐसे ही एक्स्ट्रा सवाल कि ज्योमेट्रिकल के अलावा कौन सा आइसोमर बना सकता है ये? वो ऑप्शन में नहीं है। दैट्स सी बात है, ऑप्शन में हो तो गलत हो जाता ना। कौन सा बनाएगा? मेटामेरिज्म ये क्यों बनाएगा? ईथर बनाएगा, कीटोन बनाएगा। तो फंस गया आप लोग इसी में। सही बता, पोजीशन आइसोमर बनाएगा अल्लाह के बंदे। 1-ब्यूटीन 2-ब्यूटीन दोनों आइसोमर नहीं है क्या? पोजीशन आइसोमर सा तो यही तो है, थोड़ा दिमाग चलाओ ना। यही सवाल थोड़ी ना उठ के आ जाएगा, कुछ भी आ सकता है। उसके बाद है 1050 1050 हमारे हो गए MCQs इसमें। काफ़ी है, काफ़ी है 1050। मतलब अभी इसमें टोटल हमारे पास 1250 MCQs है ना। कितने बच गए? सिर्फ 200 बच गए, 200 बच गए। सही है, तो यहाँ तक समझ में आ गई बात सारी। तो इसमें चलो क्या 1100 करते हैं, फिर पूरा शायद हो जाएगा। आधे घंटे में हो जाएगा 1100 पूरा। 100 कर लोगे 30 मिनट्स में 100 MCQs हो जाएंगे। देख लो, कोशिश करते हैं कि टाइम तो इतना ही है। ये कौन से MCQ? अप्लाइड कॉन्सेप्ट, थर्मो केमिस्ट्री, रिडॉक्स, हाइब्रिड, इस तरह के MCQs आएंगे ज़्यादा। चलो विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिडॉक्स रिएक्शन? इसमें तो है ही नहीं ऑप्शन। ऐसे आ जाए सारे तो फिर तो हो जाएगा। रिडॉक्स में होना चाहिए, ऑप्शन नहीं है तो अब छोड़ो आगे। द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट इन मोस्ट स्टेबल, ये तो हो गया, 0 हो गया। तेजी में बताते रहना। विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस वुड इंक्रीज द, यार ये क्या आ गया? एंट्रोपी ऑफ सिस्टम। ये फिजिक्स का सवाल आ गया। एंट्रोपी कब बढ़ेगी सिस्टम की? इन चारों में से क्या होगा? तो डिसऑर्डरनेस ऑफ सिस्टम कब इंक्रीज होगी? जब मॉलिक्यूल ज़्यादा फैलेंगे। एक्सपेंशन जब होगी तो क्या होना चाहिए? सब्लिमेशन ऑफ, मेरे हाथ से सी ही होना चाहिए। सही है, ठीक है। मॉलिक्यूल्स फैलेंगे तो डिसऑर्डरनेस बढ़ेगी। इसके बाद द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन डैश इज, तो यार अपनी तरफ से लगा लो, H2SO4 कर लो, क्या हो जाएगा? सल्फर में कितनी हुई? +6 हो गई। अब ये शायद किसी और का पूछ रहे थे, +4 तो SO4 में हो जाएगा। अगर SO4 होता, सॉरी SO2 होता तो ये -4 +4 हो जाता। तो उन्होंने लिखा ही नहीं, मेंशन ही नहीं किया, तो हमने अपनी मर्जी से डाल दिया। 1055 है द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूट्रल एटम इन गैस फेस। ए ऑप्शन आयनाइजेशन एनर्जी, बिल्कुल सही। 1056 है बफर कैन रेजिस्ट चेंज इन pH when dash, yes both acid and base are added, दोनों से रेजिस्ट करता है pH को। द कंपाउंड विद द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, C4H10 D ऑप्शन, चूंकि सब होमोलोगस सीरीज है, डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगा, मोर कार्बन एटम्स हैं। कौन सा कंपाउंड इसमें से आयनिक कोवेलेंट दोनों बॉन्डिंग शो करेगा? NH4Cl, तो तीनों तरह के शो करेगा, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट भी शो करेगा ये, सी ऑप्शन। समझ में आ गया ना, सबको पता है। 1059 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ बेस, इसमें से कौन सा बेस के कैरेक्टर नहीं है? सॉर टेस्ट, बिल्कुल इसका बिटर टेस्ट होता है ना, कड़वे होते हैं ये। 1060 द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन रिडॉक्स रिएक्शन इज अ स्पीशीज दैट डैश। रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है? खुद रिड्यूस होता है, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करता है, तो क्या हो जाएगा? गेट्स रिड्यूस्ड, ए ऑप्शन। द HOH बॉन्ड एंगल इन वाटर इज अप्रोक्सीमेटली डैश। वाटर में बॉन्ड एंगल क्या होती है? 104.5, बी ऑप्शन।
1062 द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन CO2 इज, बहुत आसान, SP, C ऑप्शन, वेल डन। 1063 विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस विल डिफ्यूज द फास्टेस्ट, H2, वेल डन, C ऑप्शन जो है सबसे लाइटेस्ट गैस है। 1064 व्हेन अ रिएक्शन रीचेस इक्विलिब्रियम व्हाट हैपेंस, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रेट्स आर इक्वल। 1065 द मोलर मास ऑफ गैस इज 44, इट्स एम्पिरिकल फॉर्मूला CH2, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ गैस। तो न्यूमेरिकल आगे n निकालना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, 12 और 2 14, 14 के टेबल में 44 आता है, 4 3 12, 3 3 और 4 ओके, 3 करके कुछ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा C1 और CH2 है ना, मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो, C3H6, C ऑप्शन। बी कहाँ से आ जाएगा, बी तो पॉसिबल ही नहीं है, सी है, ठीक है, गलत तो नहीं किया मैंने, सही किया ना भाई, 3 पॉइंट समथिंग ही आना चाहिए। ये कह रहा है 44 अपॉन, तो सही तो लिख रहे हैं, यहाँ सही लिख रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं। AI का यही मुस्कान है ना, AI अभी इतना अक्लमंद हुआ नहीं है, टाइम लगेगा। व्हाट इज द pH ऑफ, ये तो 3 आ गया इसका, ठीक है ओके। 1067 विच कंपाउंड कंटेन्स अ ट्रिपल बॉन्ड, जल्दी से क्या हो जाएगा, सी, इथाइन हो जाएगा, बिल्कुल सही, इथाइन में ट्रिपल बॉन्ड है। 1068 द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ Ca+2, कैल्शियम के वैसे 20 इलेक्ट्रॉन होता है ना भाई, +2 मतलब 18 इलेक्ट्रॉन है, तो 18 कहाँ पर हो रहा है, ए ऑप्शन पे हो रहा है क्या, ए पे तो नहीं हो रहा, बी पे हो रहा है, यस बी में हो रहा है, बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट MCQs है 1069 विच ऑफ द फॉलोइंग हैज प्लेनर ज्योमेट्री, कौन सा मॉलिक्यूल प्लेनर है जिसको ज़मीन पर रखा जा सकता है और ज़मीन से उठा हुआ नहीं होगा वो, BF3 बिल्कुल सही, ट्रायगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होता है ना उसका। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एमएन इन KMnO4, बहुत आसान, +7, डी ऑप्शन। 1071 विच पेयर फॉर्म्स स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड, कौन से पेयर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग मौजूद है, अच्छा मतलब पेयर कहाँ से, सब तो सेम है, बी ऑप्शन ही होगा ना, वाटर। द एंथैल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस इज ऑलवेज डैश, अभी तो बताया था, नेगेटिव एंड सेम, बिल्कुल सही। 1073 व्हाट विच इज द स्ट्रॉन्ग एसिड, HCl, C ऑप्शन। 1074 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इथीन हो गया अनसैचुरेटेड, सही है, डी ऑप्शन। 1075 अ केमिकल रिएक्शन विद डेल्टा H इक्वल टू -100 किलो जूल एंड डेल्टा S इक्वल टू -200 किलो जूल, जूल पर केल्विन इज डैश। स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर एट लो टेम्परेचर, ये क्या, स्पॉन्टेनियस तो होगा चूंकि एक्सोथर्मिक है, क्योंकि टेम्परेचर कम हो रहा होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन में सिस्टम का, तो इसलिए लो टेम्परेचर कह रहे हैं, सही है। 1076 विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज आर बोथ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, Cl2 बिल्कुल सही जवाब, चूँकि डिस्प्रोपोर्शनेशन होता है ना इसके अंदर, कल बताया था। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Cl चेंजेस फ्रॉम, ये क्या, अच्छा रिएक्शन है ना, छोड़ो इसमें रिएक्शन ही नहीं है, क्या कैसे बताएं, होगा आसानी होगा लेकिन टाइम नहीं है अभी इक्वेशन लिखने का। 1078 सॉल्यूशन शोज नो चेंज इन कलर विथ इंडिकेटर एंड इज pH चेंज, इट इज लाइकली या डैश, बफर होगा, सिंपल से रजिस्ट कर रहा है pH को। द लीनियर शेप, द शेप ऑफ मॉलिक्यूल विथ 3 बॉन्डिंग पेयर एंड 1 लोन पेयर, ट्राइगोनल पिरामिडल, अमोनिया हो गया, ये डी ऑप्शन। 1080 ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज इन, किसमें है पूछ नहीं ना रहे है, किसी चीज़ में पूछा जा रहा होगा ना इसको, पता नहीं यार, तो होगा वो निकल जाएगा, इतना मसला नहीं। 1081 है विच कंडीशन फेवर्स रिवर्स रिएक्शन इन एक्सोथर्मिक इक्विलिब्रियम,
एक्सोथर्मिक में कौन सा बैकवर्ड रिएक्शन को प्रीफर करेगा? हाई टेम्परेचर, बिल्कुल सही जवाब, सी ऑप्शन। 108 टू आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइज्ड स्पीशीज इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ये तो इक्वेशन होना चाहिए था ना यार, ये इसमें इक्वेशन नहीं है। अब जैसे कॉपर +2 है, जिंक से रिएक्शन कर गया मान लेते हैं, तो कॉपर हो गया और जिंक +2 बन गया। तो कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो गया? जिंक ऑक्सीडाइज हो गया, सी ऑप्शन, चूँकि 0 से +2 हो गया। तो इक्वेशन नहीं थी, मैंने खुद ही लिख दी है। 1083 विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम बेस्ट रिप्रेजेंट्स द एनर्जी प्रोफाइल ऑफ कैटालाइज्ड एनर्जी? तो डायग्राम तो है नहीं, तो छोड़ दें उसको। 1084 द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज अफेक्टेड बाय डैश? बिल्कुल सही जवाब, टेम्परेचर पर इफेक्ट होता है, सी ऑप्शन। 1085 व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू सॉल्वेंट इट्स वेपर प्रेशर डैश? राउल्ट्स लॉ है ये। जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को एक सॉल्वेंट में ऐड किया जाता है तो वेपर प्रेशर के साथ क्या होता है? पढ़ा है राउल्ट्स लॉ? क्या है स्टेटमेंट उसकी? सही जवाब, डिक्रीज हो जाता है वेपर प्रेशर, बी ऑप्शन। 1086 विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स? किसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की सबसे बड़ी तादाद होगी? जिंक +2 में तो उसको तो काट दो, उसके पास तो 0 है। कॉपर +2, कॉपर हमारे पास होता है 4s2 3d9 +2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दो, 0 कर दो, तो एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आया उसके पास, तो ये भी बहुत कम है। Fe+3, Fe होता है F4s2 3d6 +3 का मतलब 2 यहाँ से निकालो और एक यहाँ से, तो इसी के पास मैक्सिमम 5 ज़्यादा, तो ऐसे नहीं हो सकता, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। समझ गया, फेरिकाइंस जो है उनके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हों। 1087 फॉर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन इंक्रीज इन टेम्परेचर डैश? एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होता है? लेफ्ट साइड पे मूव करता है, सी ऑप्शन। 1088 विच आयन इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक विथ नियॉन? नियॉन के साथ नियॉन में 10 इलेक्ट्रॉन होंगे ना भाई, 10 इलेक्ट्रॉन और किसमें हो गया इसमें से? डी ऑल ऑफ दिस, सब में 10 इलेक्ट्रॉन है। समझाओ तो नहीं ना, एक्सप्लेन नहीं कर रहा मैं उसको, ठीक है। 1089 विच टाइप ऑफ क्रिस्टल कंटेन्स डायरेक्शनल कोवेलेंट बॉन्ड्स? किस क्रिस्टल में कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं? ये तो बी हो गया, कोवेलेंट नेटवर्क नाम ही में आ गया। 1090 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी? डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी पढ़ी है कभी? ये तो आप पुरानी बुक में था, कभी नहीं पता होगा शायद आपको। एटम्स आर इंडिविजिबल, ये बात उसने कही थी यार जॉन डाल्टन ने। एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर आइडेंटिकल, ये भी उसने बताया था। एटम्स हैव इंटरनल स्ट्रक्चर, नहीं ये नहीं बताया था, उसने बोला था एटम इंडिविजिबल है, तो इंटरनल स्ट्रक्चर कहाँ से आ गया उसके अंदर। और डी ए कंपाउंड्स आर फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एटम, ये भी उसने बताया था। पढ़ा होगा आपने कभी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी? इसी ऑप्शन हो गया करेक्ट। 109 में टिंडल इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड इन कोलॉइड। 1092 विच ऑफ द फॉलोइंग शोज हाइड्रोलाइटिक फिशन? हेट्रोलाइटिक फिशन, जब 2 डिफरेंट एटम्स के बीच का बॉन्ड हम लोग जो ब्रेक कर रहे होते हैं। जैसे हमारे पास हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन होती है ना, अनइक्वल बॉन्ड क्लेवेज, सी ऑप्शन बिल्कुल सही। डिफरेंट बॉन्ड्स जो है जब वो क्लेव हो रहे थे, जो टूट रहे होते हैं, तो HCl का बॉन्ड टूटेगा तो हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन है, वरना होमोलाइटिक भी होता है। 1093 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एम्फोटेरिक? कौन एम्फोटेरिक नहीं है? DNA2 बेसिक है ये। 1094 विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज न्यूक्लियोफाइल? न्यूक्लियोफाइल कौन है? अल्काइल हैलाइड से आया ना ये। न्यूक्लियोफाइल पे नेगेटिव चार्ज होता है, न्यूक्लियोफाइल पे नेगेटिव चार्ज होता है ना भाई, तो यार ऐसे ही पता लग गया, क्या मतलब Cl- हो गया। बाकी ये इलेक्ट्रोफाइल है, सारे SO3 भी इलेक्ट्रोफाइल है। 1095 विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोज SN1 रिएक्शन मोस्ट रीडली? SN1 कौन करेगा? 1 डिग्री ढूंढ लो, सॉरी 3 डिग्री ढूंढ लो यार, आराम से दिख रहा है एकदम सामने। बी ऑप्शन है, टर्शरी, क्लियर है, बी ऑप्शन ओके। 1096 द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमंग द फॉलोइंग इज? चारों में स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन होगा? जिसके ऑक्सीडेशन नंबर सबसे ज़्यादा है?
फ्लैश हीटिंग एसिड होता है ना इसमें से एक, कौन सा होता है फ्लैश हीटिंग एसिड? भाई इसका चारों अलग अलग है ना। चलो अब देखते हैं जरा, ये तो चारों अलग अलग एसिड्स हैं। HClO हमारे पास है, दिस इज कॉल्ड एज हाइपोक्लोरस एसिड। HClO2 क्या होता है? क्लोरस एसिड। HClO3 क्या होता है? क्लोरिक एसिड। HClO4 क्या होता है? पर क्लोरिक एसिड। इसी को हम लोग कहते हैं फ्लैश ईटिंग एसिड कहते हैं ना भाई। फ्लैश ईटिंग एसिड यही होता है ना, इसका ऑक्सीडेशन नंबर सबसे ज़्यादा है, +7 आ रही है ना इसमें। फ्लैश ईटिंग एसिड कहा जाता है, गोश्त वगैरह इसके अंदर डाला जाए तो उसको ये डिजोल्व कर लेता है अपने अंदर, है ना भाई। पर क्लोरिक एसिड के बारे में बताया था आपको, किस हाथ डुबा कर निकालेंगे तो बस हड्डी आएगी आपकी, और सारा गोश्त जो है वो डिजोल्व कर लेगा अपने अंदर, गला देगा आपका गोश्त। एसिड ऐसा है, तो गोश्त को गलाने वाला एसिड कहलाता है ये। तो डी ऑप्शन हो जाएगा, पर क्लोरिक एसिड। 1097 द लिमिटिंग रिएजेंट इज डैश। ये स्टेशियोमेट्री से आया MCQs। लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन होता है? बोले बी, कंप्लीटली कंज्यूम, जो पूरी तरह से कंज्यूम हो जाता है रिएक्शन में। 1098 विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर आइडियल सॉल्यूशन। ये फिर वहाँ से आ गया ये सॉल्यूशन से। आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ा था। आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं? जो रॉल्स लॉ को फॉलो करते हैं। और उनमें हमने पढ़ा था कि इंटरमोलिकुलर क्या, उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होती हैं कि वो सेम होती हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट के अंदर, और कोई चेंज इन वॉल्यूम नहीं होता जब सॉल्यूट सॉल्वेंट को ऐड किया जाता है, ना ही हीट की लिबरेशन होती है उसके अंदर। पढ़ा था ये? क्या ऑप्शन होगा बताइए? ये डायरेक्ट हो गया ओबर्स रॉल्स लॉ। 1099 द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज फ्लोरीन। ए लास्ट MCQs। विच प्रॉपर्टी इज यूज टू सेपरेट पेट्रोलियम फ्रैक्शन। पेट्रोलियम को डिस्टिलेशन करते हैं, पेट्रोलियम है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तो उसमें क्या करते हैं? अलग अलग जो कंपोनेंट सेपरेट होते हैं वो कैसे सेपरेट होते हैं? डेंसिटी के अकॉर्डिंग तो होते हैं वैसे, सही बात है, लेकिन मेन बॉइलिंग पॉइंट, जो आंसर इसमें सी लगा होगा मुझे जितना ज़्यादा अंदाज़ा है। चूँकि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में मेन जो कॉन्सेप्ट है ना वो बॉइलिंग पॉइंट का है, कि लो बॉइलिंग पॉइंट वाले ऊपर से निकल जाते हैं, हाई बॉइलिंग पॉइंट नीचे से निकल जाते हैं। क्योंकि ये बात है कि ऊपर वाले जो है लो डेंसिटी वाले होते हैं, नीचे वाले हाई डेंसिटी वाले होते हैं। तो एक तरह से बी भी हो सकता था, बट मोस्ट अप्रोप्रिएट बेस्ट ऑप्शन यहाँ से ही है। हो गए 1100 MCQs क्लियर है, तो ये काफ़ी है। इसके मतलब 100 MCQs 150 MCQs और बचे हमारे पास, वो तो एक क्लास में हमारे पास हो जाएंगे। उसके अलावा कुछ और करने की नीड तो है नहीं हमें, बस काफ़ी होते हैं इतने, बाकी अल्लाह मालिक है। तो इतना बाकी कॉन्सेप्ट हमारा भी बना है, इतना सारा हमने इतना एक्स्ट्रा बहुत कुछ पढ़ा है, तो प्रैक्टिस इतना कर लिया तो बहुत ही होगा। 1250 MCQs बहुत है, तो इसके अलावा नीड नहीं है करने की। अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको इंग्लिश लॉजिकल के करा दूंगा, वरना फिर क्लास हम ऑफ करेंगे, आपकी मर्ज़ी। जो आप बोलेंगे उस तरह से हो जाएगा, क्योंकि अभी तो हमारे पास 23 अगस्त चल रहा है, अभी पूरा सितंबर आपके पास है, फिर अक्टूबर में टेस्ट है, फिर वैसे तो अभी लास्ट ही है। उसके बाद तो नेक्स्ट मंथ तो मैं कोशिश करूँगा कि GT आपको कंडक्ट करूँ, सितंबर में आपके मॉक टेस्ट वगैरह कंडक्ट कर लेंगे, तो क्लास वगैरह ख़त्म कर देंगे, फ़ायदा ही नहीं है। ये 2 घंटे की जगह आप 2 घंटे के वो दे देना, टेस्ट दे देना, ये ज़्यादा बेहतर है। तो इतना तो सीख लिया आपने, कुछ ज़रूरत नहीं, और आपको अब आना शुरू हो गया है बेटा, अब आपको चीज़ें आ रही हैं टक टक। 100 MCQs 50 MCQs आपने कितने जल्दी कर लिए 10 मिनट में, तो ये आसान MCQs तो नहीं, इसी तरह के आते हैं MD-CAT में। तो मतलब कॉन्सेप्ट इस तरह से MCQs प्रैक्टिस करने से कॉन्सेप्ट और अच्छा हो जाता है, पहले से बेहतर हो जाता है। ठीक है, चलें।